हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। आज की वीडियो में जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस है सीबीएसई वर्सेस बंदोपाध्याय। ये केस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से रिलेटेड है और ये डिटरमाइन करता है कि क्या एक इंसान स्टूडेंट जिसने कि अपना सीबीएसई के थ्रू एग्ज़ाम दिया है वो अपनी आंसर शीट्स को देख सकता है या नहीं। तो चलिए चलते हैं इस केस के फैक्ट्स की तरफ। अब इस केस में हुआ ये कि जो हमारा रिस्पोंडेंट था उसने सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया, पर जब रिजल्ट आया तो वो अपने रिजल्ट से खुश नहीं था और इस वजह से उसने कहा कि वो जो इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स हैं वो देखना चाहता है। और सीबीएसई ने ये बोला कि नहीं, वो जो आंसर शीट्स हैं वो नहीं दिखा सकते हैं। तो हमारे रिस्पोंडेंट ने यही बोला कि उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो देखना चाहते हैं और उन्हीं की आंसर शीट है तो वो देख भी सकते हैं। इसी वजह से हमारे रिस्पोंडेंट ने कैलकाटा हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल करी। तो अब हमारे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो यही था कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो सीबीएसई से अपनी आंसर शीट्स देख सकता है एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट इज कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो अब जब हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया तो सीबीएसई ने इस डिसीजन को चैलेंज किया। उन्होंने इसी के खिलाफ अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। अब सीबीएसई के दो मेन आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला ये था कि जो ये रिलेशनशिप है सीबीएसई और जो ये बच्चा है रिस्पोंडेंट, इसके बीच में ये एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है एंड क्योंकि एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है देयरफॉर ये आरटीआई से कवर्ड नहीं है। और दूसरा उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि सीबीएसई के खुद के जो एग्जामिनेशन बाय लॉज हैं उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान बाद में जो अपनी आंसर शीट्स हैं उनको नहीं देख सकता है एंड देयरफॉर बाय लॉज का वॉयलेशन होगा अगर वो उसको अपनी शीट्स दिखाएंगे तो। एंड इस वजह से सीबीएसई ने बोला कि इसको वापस कंसिडर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अब ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप से रिलेटेड क्लॉज सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 में दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी तो जब तक वो ऐसा ना हो कि लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर रही हो तब तक उसको लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा या उस पर आरटीआई एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कोई ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर ट्रस्ट हो दोनों पार्टीज के ऊपर, जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप या फिर एक लॉयर और उसके क्लाइंट की रिलेशनशिप। तो उस तरीके की सारी रिलेशनशिप्स में आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, ये क्लॉज कहता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही दो मेन इश्यूज थे। पहला तो यही कि जो एक रिलेशनशिप है सीबीएसई और जो स्टूडेंट जिसने सीबीएसई के अंदर अपना एग्ज़ाम दिया है वो रिलेशनशिप फिड्यूशरी रिलेशनशिप होगी या नहीं होगी एंड देयरफॉर उसके ऊपर आरटीआई एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा। और दूसरा इशू ये था कि जो बाय लॉ की बात हुई थी तो एक्चुअली में सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन बाय लॉ थे उसमें 61 क्लॉज 4 में ये बताया गया था कि कोई भी कैंडिडेट री इवैल्यूएशन के लिए अपनी जो आंसर बुक्स हैं उनको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। अब इंस्पेक्ट का तो मतलब यही होता है कि जो अपनी आंसर शीट है उसको देखना, इवैल्यूएट करना। तो ये बाय लॉ में साफ साफ लिखा हुआ था एंड देयरफॉर उन्होंने बोला कि बाय लॉ के अगेंस्ट जाके हम अब इस बच्चे को इसकी आंसर शीट्स नहीं दिखा सकते हैं। तो अब यही दोनों इश्यूज थे। तो अब पहले इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें डिटरमाइन करी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया कि जो आंसर शीट है वो इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी या नहीं। अब क्योंकि आरटीआई एक्ट के तहत आप किसी इन्फॉर्मेशन को ही पा सकते हैं, तो अगर वो आंसर शीट इन्फॉर्मेशन मानी जाएंगी तभी वो इंसान, वो जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर शीट देख पाएगा। और दूसरी चीज़ यही कि अगर वो इन्फॉर्मेशन है भी तो क्या ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप के अंदर आएगा या नहीं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वाली बात पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ आरटीआई एक्ट देखा। तो सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट रिकॉर्ड या फिर ओपिनियन इन्फॉर्मेशन के एम्बिट के अंदर आ सकता है। और क्योंकि आंसर शीट कहीं ना कहीं एक तरीके का ओपिनियन ही है, डॉक्यूमेंट ही है, देयरफॉर इट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन और आरटीआई एक्ट के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। अब फिड्यूशरी रिलेशनशिप के टॉपिक पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि फिड्यूशरी वर्ड, फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहीं भी एक्ट में डिटरमाइन नहीं है। इस वजह से उन्होंने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर फिड्यूशरी रिलेशनशिप की डेफिनेशन देखी। अब वहाँ पर ये डिफाइंड है कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप एक कोई ऐसी रिलेशनशिप होती है जहाँ पर एक पर्सन एक ड्यूटी के अंदर होता है कि वो दूसरे के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करे। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप चार सिचुएशंस में अराइज हो सकती है।
पहला ये कि जो पहला इंसान है वो दूसरे इंसान के ऊपर अपना ट्रस्ट प्लेस करे कि वो जो दूसरा इंसान है वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा एंड देयरफॉर दूसरे इंसान के पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुपीरियर पावर आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि जो पर्सन कंट्रोल में है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा और दूसरे के ऊपर भी कंट्रोल पोजेस करेगा। तीसरा ये कि जिस पर्सन के पास ड्यूटी है वो दूसरे पर्सन को एक्ट भी करेगा, एडवाइस भी करेगा हर वो चीज़ में जो इस रिलेशनशिप के अंदर आ सकती है। और चौथा ये कि जो ये स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगी वो एक तरीके से ज़्यादातर हमेशा ही फिड्यूशरी ड्यूटीज़ के अंदर मानी जाती है, जैसे कि लॉयर या क्लाइंट या फिर स्टॉक ब्रोकर और कस्टमर, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है सीबीएसई और स्टूडेंट के बीच में ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप ही है, क्योंकि बच्चा ट्रस्ट प्लेस कर रहा है सीबीएसई के ऊपर कि वो हमारी कॉपीज अच्छे से जांचेंगे, हमें रियल नंबर बताएंगे, जो एक्चुअल में होगा वही बताएंगे। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है ये फिड्यूशरी ही है, लेकिन ये वैसी रिलेशनशिप है जो एक गवर्नमेंट और उसके पीपल के बीच में होती है कि गवर्नमेंट जो करेगी हमारे अच्छे के लिए ही करेगी, हमारा भला देखेगी, उस तरीके की रिलेशनशिप है। एंड देयरफॉर कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज इसके अंदर कुछ फिड्यूशरी कैरेक्टरिस्टिक हैं हम इसको आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं मानेंगे। एंड फाइनली कोर्ट ने यही बोला कि जो सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंदर जो प्रिविलेज प्रोवाइडेड है कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स को आरटीआई के अंदर नहीं लाया जाएगा, उसके अंदर हम सीबीएसई को नहीं मानेंगे। एंड देयरफॉर अगर जो बच्चा है वो अपनी जो आंसर शीट्स हैं वो आरटीआई के तहत मांग सकता है सीबीएसई से, और सीबीएसई फिड्यूशरी रिलेशनशिप का जो ये आर्ग्यूमेंट है ये नहीं ले सकती है। तो अब जो दूसरा इशू था वो ये था कि सीबीएसई के खुद के जो एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन बाय लॉज हैं उनका वॉयलेशन होगा अगर वो रिस्पोंडेंट्स को उसकी आंसर शीट दिखाएंगे तो अब इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 22 को साइट किया। अब 22 में ये बताया गया है कि एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो आरटीआई एक्ट है उसके पास ये पावर है कि वो बाकी जो लॉज हैं उनके ऊपर ओवरराइड कर सकता है। तो जो सीबीएसई के जो बाई लॉज हैं उसके ऊपर अगर हम बाई लॉज और आरटीआई एक्ट इन दोनों को एक तराजू में रखेंगे तो आरटीआई एक्ट के पास ज़्यादा पावर है एंड देयरफॉर आरटीआई एक्ट उस बाई लॉज को ओवरराइड कर लेगा। एंड क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही डिटरमाइन कर चुका था कि जो इंसान है रिस्पोंडेंट है वो अपनी शीट्स देख सकता है आरटीआई एक्ट के तहत, तो जस्ट बिकॉज ये किसी बाय लॉ को वायलेट कर रहा है दैट विल नॉट स्टॉप द आरटीआई एक्ट टू फंक्शन। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यही बोला कि रिस्पोंडेंट के पास यह हक है कि वो अपनी आंसर शीट्स देख सकता है एंड दैट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।